जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का आज का हमारा सैम्पल पेपर 1 है, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट किए थे सर क्लास 12 का भी सैम्पल पेपर बना दीजिए सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का मैथ का सैम्पल पेपर लाए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो पेपर आता है वो हमारा पेपर मैक्सिमम मार्किंग 80 नंबर का होता है और आप लोगों को 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सैम्पल पेपर 1 है, इसके बाद मैं सैम्पल पेपर 2 अपलोड करूँगा। ऐसे मैं लगभग 10 सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा, जिसे आप लोग डेली देखेंगे तो आपकी एक अच्छी सी तैयारी हो जाएगी बिना किसी देरी के। तो आप लोग सारे सैम्पल पेपर देखने होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के सभी सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, क्लास 10th के भी और 12th के भी। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट होगा है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, मैट्रिक्सेस ए एंड बी विल बी रिवर्स ऑफ ईच अदर इफ ओनली इफ। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कौन सा ऑप्शन होगा अगर मैट्रिक्स ए एंड बी रिवर्स हो ऑफ ईच अदर ओनली इफ। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कहा गया है जैसे कि हमारे ए बी दोनों इन्वर्स मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए इन्वर्स बराबर बी आपको पता होगा, क्योंकि दोनों दूसरे के इन्वर्स हैं। फिर आपको यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं बी इन्वर्स बराबर ए, आप ए भी लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप लोगों को पता होगा ए इन्वर्स 1 बराबर आई, ये आपको तो पता होगा। ए इन्वर्स ए बराबर आई, तो ये आपको पता होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा ए बी बराबर ए इन्वर्स बराबर आई। तो ये आपको पता होगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इनका इन्वर्स आई के बराबर होगा। ये आपको पता है जी। इसके बाद हम लोगों को पता है कि बी इन्वर्स, जो एक इन्वर्स एक ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा आई के बराबर आता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बी ए बराबर बी इन्वर्स 1, इसके बाद हम लोग किसके बराबर आई के बराबर रखेंगे। तो आप सभी को जब देखेंगे इक्वेशन को तो आप पाएंगे कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो आप ये पाएंगे। इसका हम वो दिखा दे रहे हैं सलूशन, आप देखेंगे सलूशन। आप अच्छी तरीके से अगर नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सलूशन देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सलूशन किया है। आप इसको समझेंगे और अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सलूशन जैसे बताया, मैंने इसी तरीके से सलूशन को बताया है। तो आप ऐसे यहाँ पर सलूशन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने सलूशन किस तरीके से किया है। तो हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आपको मैट्रिक्स दी गई है। यहाँ पे कहा गया cos 70 sin 20 sin 70 cos 20। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स का मान पूछा गया है। तो आप लोगों को बता दूं, जो इसका मैट्रिक्स का जब आप लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट के किसके बराबर होगा यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक फार्मूला है, ये आपकी फार्मूला बुक में आपका लिखा होगा, तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। एडजॉइंट के किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए के की पावर n-1 के की पावर n-1 एडजॉइंट ए। तो ये आपके इसके बराबर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका फार्मूला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आप लोगों से के की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है, यहाँ पर के की वैल्यू पूछी गई और बताया गया है कि जब
ये x बराबर 0 पे कॉन्टीन्यूअस हो तो आप लोगों को के की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप लोगों को पता है ये जब हमारा कॉन्टीन्यूअस है, जो हमारा फंक्शन दिया गया है, अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो आप लोगों को पता होगा कि 3x + 4 10x अपॉन एक्स इज कॉन्टीन्यूअस है। तो इसकी जो लिमिट होगी हमारी, इसकी लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूअस होता है वो आपके लिए होता है, यानी कि डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो जो यहाँ पर डिफरेंशियल हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लिमिट 0 पे लग जाएगी, 0 लिमिट। फिर हम पूरा वैसे ही लिख देंगे अलग अलग लिमिट 3x अपॉन एक्स और +4 10 अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जब आप f(x) लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और +4, फिर लिमिट लगेगी, लिमिट 10x अपॉन 10x। लिमिट 10x अपॉन 10x की वैल्यू कितनी होती है, वहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 3 + 1 3 + 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ पर जो हमारी k की वैल्यू कितनी आएगी 7। यहाँ पर हमारी k की वैल्यू 7 होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा with 4 diagonals of a cube, then cos square alpha plus cos square beta cos square gamma plus cos square theta is equal to। ये आपको याद रखना है पेपर तक। ये हमारा क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आता है। जब आप जेईई मेंस का पेपर देंगे तो वहाँ पर इस क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको याद रखना होगा। जो हमारी इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, वो हमारी जो वैल्यू होती है, वो हमारी वैल्यू होती है 4/3, यानी कि 4/3 इसकी हमारी वैल्यू होती है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ DE, द सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे x dy/dx बराबर cot y। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ रहा है, सोल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है dy/dx, तो आपको इसे ये दिया dy/dx दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा dy/cot y। यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है, और dx/x ये आपको कर लेना है। फिर दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इसके बाद आप इसका dy/cot y का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा log sec y। क्या आएगा, log sec y आएगा। और बराबर जब आप 1/x का करते हैं इंटीग्रेशन तो आपका क्या आता है, तो आपका आता है यहाँ पर हमारा log x। क्या आता है, log x + log c। तो आप इतना लिख सकते हैं। क्या आएगा, log c। क्या आएगा हमारा, log c आएगा हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको करना होगा, जब आपका log c आया था फिर आपको क्या करना है, जो आपका log हो जाएगा कॉमन, तो आप लिख सकते हैं log sec y बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपको ऐसे लिखना होगा log x c। तो log से हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा sec y बराबर x c। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। इसके बाद c कर लेंगे नीचे, तो आपका क्या बन जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा c बराबर x cos y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, 95 55 75 66 13 पर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसमें भी डाउट हो वो वाला क्वेश्चन आपको भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा निकल के आया था x cos y बराबर c। तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ द कंस्टेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज्ड। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा, वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रॉब्लम इज टू बी री-इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर कह रहा है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वहाँ पे आपको मॉड लिया गया है, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्मॉलर देन 1। तो यहाँ से आपको पूछा गया एंगल कितना होगा।
तो यहाँ पर जब इसका एंगल निकालने जाएंगे तो जो आपकी एंगल की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आपकी 2 पाई बाई 3 लेस देन थीटा लेस देन 4 पाई/3। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा निकल कर। तो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी होगी कि किसके बीच होगा। तो आपका जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी वैल्यू इसके बीच में होगी। तो आपको पता करना है कि वैल्यू किसके बीच में है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू किसके बीच में रखी है, ये हमारी वैल्यू इसी के बीच की रखी है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जो आपको यहाँ पे पूछा गया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन दिखा दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो आप लोगों को इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होगा जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, आपको इसी तरह इंटीग्रेशन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए आपको कैसे इंटीग्रेशन करना है। मैंने विधिवत लिख दिया है, मैंने आप लोगों को पीडीएफ बनाई है। तो आप लोग इसको विधिवत तरीके से देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर दिया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी गई है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एक्स बाई और जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपका आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपकी जेड की वैल्यू 3 आएगी निकल कर, और जो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 4 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही विकल्प होगा, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया। यहाँ पे कहा गया था सोल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन 2x + y ग्रेटर देन 5 इज। तो यहाँ पर हमारा इसका पूछा गया है कि सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमारा लेट a कैप b कैप be 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए कैप एंड बी कैप हमारी यूनिट वेक्टर हैं, तो पूछा उनके बीच का एंगल थीटा है। अगर व्हाट इज साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो हमारे किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो हमारा इक्वल होगा वो हमारा होगा मॉड ए कैप माइनस के बी कैप अपॉन 2। तो ये हमारा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हमारा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही आंसर होगा। मैं इसका आप लोगों का ओरिजिनल सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ कि हमारा किस तरह से सवाल लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ये आपका सामने सोल्यूशन आ गया है। आप इस सोल्यूशन को देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से सवाल ये लगा है। मैंने विधिवत तरीके से सवाल आप लोगों के लिए लगा रखा है। तो आप इसको देखेंगे कि सवाल हमारा किस तरीके से लगा है, क्योंकि आपको सारे अगर हम सभी समझाएंगे तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। इसीलिए मैंने आपका सोल्यूशन आपके सामने लिख दिया है कि आप सभी बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपके सामने सोल्यूशन को दिखा दिया है कि आप मेरे सभी बच्चे इसको देख लेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने किस तरीके से सवाल को हल किया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए बराबर -1 डिटर्मिनेंट बी इक्वल 3 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab इज इक्वल टू। तो यहाँ से आपसे इसका आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -81 हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर इक्वल इवेंट सच दैट पी ए। तो यहाँ पर जो आपकी पी ए की वो हमारी दी गई है प्रोबेबिलिटी वो 1/2 दी गई है, पी बी की 1/3, पी ए अपॉन बी की जो हमारी प्रोबेबिलिटी दी गई 1/4। तो यहाँ आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू पूछी गई तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। आप लोगों को पता है कि हमारा जो पी हमारा जो इसका सूत्र होता है वो आपको मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, पी अपॉन ए बी इक्वल टू
P इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो यहाँ पर आपको ये सूत्र याद रखना होगा। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर आप लोग पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1/12। कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 1/12 निकल के आएगी। फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको करना होगा, क्योंकि आपको पता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो हमारा बराबर होता है वो हमारा बराबर होता है 1 माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी वैल्यू पता हो गई है। हमारी इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है। आप उससे बंद कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? 3/16 हमारा इसका आंसर आएगा, यानी कि 3/16 हमारा इसका आंसर आएगा। यही हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 15 कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन दी गई है 2y माइनस के 1 dx माइनस के 1 2x प्लस 3 dy इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन दिया गया है कि आप लोगों को इसका क्या बताना होगा? आपको इसका ओरिजिनल इक्वेशन बताना होगा, क्योंकि आपको सोल्यूशन दिया गया है। तो आप लोगों को क्या बताना होगा? इक्वेशन को बताना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका इक्वेशन निकल के आएगा हम आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं कि उस सवाल को किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 15 का आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके सवाल को करना होगा। तो ये वाले दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन आ गया है। आप इसे समझ लेंगे कि मैंने किस तरीके सवाल को लगाया है। अगर हम समझाएंगे, मैं समझाऊंगा वो वहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप सभी इसको अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट करेंगे ताकि आपको अच्छी सी तैयारी हो सके। अगर आप मेरे दिए हुए सभी सैंपल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपके 95% पक्का आ जाएंगे। इसकी आपकी कोई यहाँ पर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको कोई भी अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे सैंपल पेपर पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोगों को पता हो गया होगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे और बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन 16 है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ AC एंड BD डायगोनल्स देन AC वेक्टर माइनस के BD वेक्टर। ये हमारा बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसका सभी आप लोग आंसर इसको ध्यान रखना है, इसका हमारा आंसर क्या होता है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन का आंसर हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा डी वाला 2AB वेक्टर हमारा इसका आंसर होगा 2AB वेक्टर। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा 2AB वेक्टर। अगर आपको इसका वो चाहिए सलूशन तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसका आपको सलूशन भेज देंगे। तो यहाँ पर आप लोग मुझे इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी विथ लो कास्ट पर। ओनली 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ पर आपको मिल जाए, ओनली 10 रुपीज़ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी पूरी विथ सलूशन। आपको अदर कहीं पर नहीं जाना है, सिर्फ आपको 10 रुपये में इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 17 कह रहा है। 17 यहाँ पे कह रहा है बाय इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट, जो यहाँ पर सवाल लिखा है मैं वही सवाल पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लोगों को इसका डिफ्रेंशिएट निकालना है, यानी अवकलन निकालना है। क्या निकालना है? अवकलन। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो यहाँ पर आप लोगों का इसको क्या निकालना होगा? डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी माइनस के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस के x²। ये हमारा इसका आंसर होगा। हम आपको इसका वो दिखा रहे हैं सलूशन, किस तरह के सवाल को लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा सलूशन आ गया है। आप सलूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 था उसका हमारा सलूशन आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इस सलूशन दिया गया है, मैंने जिस तरीके से किया है आपको इसी तरीके से करना होगा। मैंने बड़ी शॉर्ट लेंथ में लगाया है कि ताकि मेरे सभी बच्चों को जो हमारा ये मैंने किया है हल, ये सभी को समझ में आए। तो हम लोग फिर अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको पॉज कर समझ लेंगे, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया इफ़ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल लाइंस देन। तो आपको बताया गया ये पैरेलल लाइन के हमारे रेशियो हैं, तो इसके बीच का क्या हमारा रिलेशन होगा। तो आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका रिलेशन निकल के आएगा, तो आप लोगों को पता होगा वी नो दैट इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस देन देयर डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी रिलेशन। तो हमारा जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का हमारा वो संबंध क्या होता है, वो हमारा संबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को स्टेटमेंट और रीजन दिया गया, आपको बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, कौन दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 में आपको स्टेटमेंट दिया गया है 2x³ - 9x² + 12x - 3 इज इंक्रीजिंग आउटसाइड द इंटरवल 1, 2। इसके बाद कहा गया इफ़ आपको फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन करके डिफ्रेंशिएशन करके दिया गया है x, आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू किसकी बिलोंग करती है 1, 2। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे की एक्सप्रेशन करता है कि नहीं करता, तो आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर निकल के आएगा, तो आप यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप लोगों को करना कैसे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो आपको दिया गया है आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको आएगा 6x² प्लस माइनस के 19x + 12, ये आपका इंटीग्रेशन निकल के आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इसकी फंक्शन की इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप ऐसे करेंगे, जब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी, एक ये निकल के आएगी, एक हमारी निकल के आएगी ये। तो आपको यहाँ पता करना होगा कि दोनों वैल्यू पर हमारा इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग नहीं आएगा, इस पर इंक्रीजिंग नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको रीजन दिया गया है वहाँ पर देखिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर निकल के आएगा वो हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इफ़ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 आया है। आप सभी को हम इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप सभी जितने भी क्वेश्चन नीचे आएंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 10 रुपये में इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। तो आपको अगर सभी क्वेश्चन की PDF चाहिए ना विद सलूशन चाहिए तो आपको नंबर बता चुके हैं, आपको इस नंबर पर मुझे संपर्क करना होगा, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आया सेक्शन बी से हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन बी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आया है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इलेबुलेटेड, यहाँ पे साइन इनवर्स आपको इलेबुलेटेड करना है, यानी फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स cos 2 cosec इनवर्स -2। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो अब इसको वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर π/3। क्या निकल के आएगी, π/3, यानी कि हमारी इसकी π/3 यानी कि हमारी 60 डिग्री इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। इसके और वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, इसका हमारा आंसर कितना होगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर निकल के आएगा π/6। क्या निकल के आएगा, π/6। क्या निकल के आएगा, π/6। यहाँ पर cos इनवर्स 1, ये हमारी cos किसकी वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो cos से cos चला जाएगा तो बचेगा केवल क्या हमारा π/6। तो आप इसको भी करेंगे, आप हमारे ख्याल से नीचे वालों की करें क्योंकि और में दिया गया है, तो आप सिंपल वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसके हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है फाइंड द इंटरवल्स विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू 2x² - 3x इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, डिक्रीजिंग
किस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर आपको इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। तो जो हमारा इंटरवल निकल के आएगा वो हमारा होगा -के ∞, 3/4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना होगा कि हमारा फंक्शन है जो ना ही मिनिमा है ना ही मैक्सिमा है। तो आपको इसको प्रूव करना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा और दिया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इफ 3 सेंटीमीटर इज बीइंग heated due to expansion its radius increases at the rate of 0.05 centimeter per second. Find the rate which its area is increasing. Radius is 3.2 centimeter. तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों से dr/dt की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई है? यहाँ पे देखो लिखा है आपसे dr/dt की वैल्यू पूछी गई कि जो हमारी रेडियस है पर सेकेंड कितना बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा 0.3205 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा कि हमारा जो एरिया है dA/dt है हमारी, इसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इंटीग्रेशन करना होगा। जो आपको दिया गया है इसको आपका इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आएगा उसको हम बता दे रहे हैं। आई बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा AB/1/AB tan इनवर्स 80/AB फिर प्लस C। तो ये हमारा इसका आपका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड द करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल वैल्यूज, मतलब कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f(x⁴ - 62x² + 120x + 9। तो यहाँ पर आपको क्या पूछेगा? आपको पॉइंट पूछे गए हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के। आप लोगों से क्या पूछे गए हैं? पॉइंट पूछे गए हैं। तो जो हमारे लोकल मैक्सिमा का जो हमारा पॉइंट निकल के आएगा वहाँ पर जो हमारे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट निकल वो 1 आएगा निकल कर, एक हमारा -6 आएगा, एक हमारा 5 आएगा। फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? वैल्यू। यानी कि आपको x जो हमारा फंक्शन दिया गया f(x) वहाँ आपको 1 रखना होगा। यानी जो समीकरण यहाँ पे इक्वेशन दिया गया वहाँ पर आपको 1 पुटअप कर देना x की जगह। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 68। क्या निकल के आएगी? 68। इसके बाद आपको क्या करना है? आप लोगों को x की जगह पुटअप करना होगा -x। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी -1647 आपकी वैल्यू निकल है। फिर आपको x की जगह 5 पुटअप करना होगा तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी -316 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। आपको इंटीग्रेशन करना होगा। सेक्शन C हमारा स्टार्ट हो गया है। आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको इंटीग्रेशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा, आपको इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा 5 - के 45.2 log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2। ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। बिल्कुल हमारा यही आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 3 distinguishable balls are distributed in 3 cells. Find the conditional probability that they all 3 occupy the same cell given that at least 2 of them are in the same cell. तो यहाँ पर आप लोगों से P/EF की वैल्यू पूछ रहा है कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी वैल्यू होगी निकल के 1/7। यही हमारा इसका आंसर होगा।
ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से इसका क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन पूछा गया है। जो हमारा इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो हमारा इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर 3/5 क्या होगा, 3/5 लॉग मॉड x+2 आप अगर मॉड नहीं लगाते तो भी चलेगा, प्लस 7/5 लॉग मॉड x-3 और प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रूव करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा और आपको इसकी इतनी वैल्यू निकालनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दिया गया है 0 गिवन दैट x=0 y=1। तो आपको उसको क्या निकालना होगा, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा इसका सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा होगा 2 x/y प्लस लॉग बाई इक्वल टू लॉग बाई बराबर 2। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 29 का जो और में दिया गया है, इसको भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा x+y इक्वल टू 1 माइनस के xy। ये हमारा इसका सोल्यूशन निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको मैक्सिमाइज यानी कि आपको जेड का जो फंक्शन दिया गया आपको यहाँ पर दिया गया है, फिर आपको इस पर ये सॉल्व करना होगा, यानी कि आपको इसका रे डायग्राम बनाना होगा, यानी कि आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मैं रफली बना दे रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे मिलेगा 0,450 पे मिलेगा। इसके बाद जो ऊपर वाला मिलेगा हमारा 0,880 इस पर मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा मिलेगा 1200,0, यहाँ पर हमारा मिलेगा 1800,0। इसके बाद आपको ये एरिया को रंग देना है पूरी तरीके से, ये हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। ऐसे सलूशन हमारा होगा, आपको इस पूरी एरिया को ऐसे से पेंसिल से आपको बोर्ड एग्जाम में कर देना है, तो ये आपका सलूशन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उसी का और दिया गया है। तो और का जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हम बता दे रहे कैसा डायग्राम बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो उसका डायग्राम बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा, ये हमारा उसका डायग्राम बनेगा, लगभग इसी शेप में बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसी शेप का डायग्राम बनना चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया गया x बराबर दिया गया है और आपको y बराबर दिया गया। आपको dy/dx निकालना होगा एट π/4 वैल्यू पर निकालना होगा। तो आपको dy/dx एट π/4 पर वैल्यू इसका आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा उसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा b/a। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 31 का b/a। क्या निकल के आएगा b/a, हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। सेक्शन डी स्टार्ट होता है यहाँ से, हमारा सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपको पूछा कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इनक्लोज्ड बाय द बाई एक्सिस द लाइन बाई इक्वल टू एक्स एंड द देन सर्कल x² + y² इक्वल टू 32। तो यहाँ से आप लोगों से एरिया पूछा गया। अगर आपको सर्कल का क्वेश्चन दिया गया हो तो आप लोगों से इसका एरिया पूछा गया है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे जो आपका एरिया निकल के आएगा वो आपका एरिया निकल के आएगा 4 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया निकल कर आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट द फंक्शन f सच दैट आर एरो x बिलोंग टू r सच दैट 1 माइनस के स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 1 डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x/1 प्लस मॉड x बिलोंग्स टू r
इज़ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। आपको इसको आपको प्रूव करना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला है, सेम वही क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 आता है। तो 34 में आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसकी मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स दी गई है आपको फाइंड एन इनवर्स निकालना होगा यूजिंग एन, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका फाइंड ए इनवर्स निकालना होगा, फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स मैट्रिक्स निकल के आएगा वो हमारा मैट्रिक्स निकल के आएगा यहाँ पर 1 2 3, ये हमारा मैट्रिक्स निकल कर आएगा। और जहाँ पर हमारे मैट्रिक्स यहाँ पे यहाँ निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 35 क्वेश्चन है। यहाँ पर 35 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। आपको ये प्लेन का क्वेश्चन दिया गया, तो आपको इसके पॉइंट की इमेज पूछी गई है, इसकी हमारी इमेज क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी इमेज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे, वो जो हमारी इमेज होगी वो हमारी इमेज के जो हमारे पॉइंट होंगे वो हमारे होंगे 0 44 4 -5 हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर और इसी में और पूछ रहा है और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द थ्रू 3, -4, -5 एंड 2, -3, 1 क्रॉसेज द प्लेन 2x + y + z = 0। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है लाइन के। तो आपकी लाइन जो हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो हमारे होंगे 1, -2, 7, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ये आपकी ओवर थिंकिंग यानी कि आपके अंडरस्टैंड पर डिपेंड करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैराग्राफ को जो दिया गया आपको अच्छी तरीके से रीड करना होगा। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर हाउ इज बेस थ्योरम डिफरेंटेड फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपको इसका आंसर देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपको रूल लिखना है, टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल लिखना होगा। इसके बाद आपको बेस थ्योरम जो होती है वो किस तरीके से कंडीशन थ्योरम से हमारी डिफरेंट होती है आपको ये बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्रोबेबिलिटी दैट सेल्ड फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट प्लेन। तो आपको इसका भी आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.38 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। इसके बाद और में पूछा गया, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 7/10 होगा। कितना होगा? 7/19 यानी कि हमारा ये इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रीड द टेस्ट केयरफुली आंसर देन क्वेश्चन। तो आपको टेस्ट को अच्छी तरीके से रीड करना होगा, फिर आपको इनके सभी के आंसर देने होते हैं। तो आप लोग टेस्ट को पहले जो आप क्वेश्चन है इसको आप पॉज करेंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो आप पॉज करके रीड करते रहेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आपको ए की पोजीशन वेक्टर निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी ए की पोजीशन वेक्टर निकल के आएगी वो हमारी होगी ai कैप + 10 j कैप, हमारा ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पर जो हमारी पोजीशन वेक्टर बी की निकल के वो हमारी होगी 9 कैप + 7 j कैप, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर AC इन टर्म i j कैप। तो आपको इसका आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा -8 j कैप। इसके बाद और जो क्वेश्चन दिया गया और में यहाँ पर आपको जो और में पूछा गया आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछेगी, तो हमारी जिसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 10। तो ये हमारे सभी के आंसर थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको सबसे पहले टेस्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, पॉज करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जो आपका स्टेडियम दिया गया वो आपका स्टेडियम किस शेप में आपको पता हो गया होगा। हमारा स्टेडियम है वो हमारा किस शेप में दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेडियम है वो एग्जैक्टली पैराबोला के शेप में दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आप पॉज करेंगे, इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया इफ़ द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द फंक्शन ऑफ टर्म ऑफ x। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा
हमारा एरिया निकल के आएगा किसके एक्स के टर्म में 2x मल्टीप्लाई टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स। तो आपसे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स के पूछे गए हैं। इसके बाद हमारा जो इसका हमारा आंसर एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी a/√2। a/रूट की हमारी क्रिटिकल वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे आप लोगों को अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग जो नंबर मैंने दे दिया है आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का मैथ का सैम्पल पेपर 1 है। इसी तरीके आपको हम लगातार सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अपलोड करते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।